तो अभी हम लोग बीटी कॉटन का इंट्रोडक्शन देख चुके थे। इसमें हमें एक चीज ध्यान में रखनी है बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जीन मैनिपुलेशन करना है। ठीक है, जीन मैनिपुलेशन के लिए टेक्नोलॉजी हम लोग अप्रोच सब पढ़ चुके हैं। कोई वेक्टर होगा, कोई डिजायर्ड जीएनए होगा, उसमें इंसर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, उस जीन को फॉर्म कराना है। अब यहाँ पे कुछ अलग है, इस चीज को तुम लोग नोट कर लेना। यहाँ पे अलग अलग अप्रोच है कि आप जब ट्रांसजीन बनाते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाए जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जीन मैनिपुलेशन किया तो उससे जो रिजल्टेंट क्रॉप बनेगा या जो जीन बन रहा है दैट इज ट्रांसफरेबल जीन। ठीक है, तो ट्रांसजीन, इस ट्रांसजीन के अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो गए। आप क्या क्या कर सकते हो, देखो कोई प्रोटीन जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा था उस प्रोटीन को ऑब्टेन करने के लिए आपने ये कोड किया, जैसे चलो इंसुलिन का समझ लो। ठीक है, हिरुडीन जो जोक से तुम्हारा लीच से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो भी एक एग्जांपल है, बताएंगे वो हम। तो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको वही जैसे इंसुलिन हार्मोन है उसको फाइंड आउट करने के लिए उसकी कॉपीज उसके प्रोडक्ट की तरह फॉर्म करने के लिए आपने ये कर लिया। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे बीटी कॉटन में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पूरा फिनोटाइप चेंज हो रहा है। ठीक है, आपने जीन को इंसर्ट किया है और जीन से एक फिनोटाइपिक ऐसा कंटेंट बन रहा है जिससे, मतलब ये डिजायर्ड जीन था, ये फिनोटाइपिक डिफरेंट, वो वहाँ इनएक्टिव फॉर्म में था, वो एक्टिव फॉर्म में बन रहा है। तो फिनोटाइपिक चेंज करके आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो जिससे आपका ऑब्जेक्टिव, आपका टारगेट जो इंसेक्ट था उस पर ये अफेक्ट कर रहा है। थर्ड, आप क्या कर सकते हो, कोई ऐसा जीन जो कि आपको प्रोड्यूस नहीं कराना है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट आपको नहीं चाहिए। ठीक है, इसको आपने क्या कर दिया, जीन साइलेंसिंग, ये आप नोट भी कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या हो गया, ट्रांसजीन को यूज करके हमने एक प्रोटीन ऑब्टेन कर लिया, एक फिनोटाइप चेंज करा लिया, एक जीन के एक्सप्रेशन को हमने रोक दिया, एक्सप्रेशन स्टॉप्ड। ठीक है, जीन साइलेंसिंग कर दी। फिर जीन इंटरफेरेंस से ये साइलेंसिंग हो गई। और आप क्या कर सकते हो, एक और हो जाता है कि होते तो कई सारे हैं, एक आप ये समझ लो कि कोई मेटाबॉलिक पाथवे, कोई मेटाबॉलिक पाथवे है उसको आपने मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, एक मेटाबॉलिक पाथवे में आपने मॉडिफिकेशन कर दिया। देखो ओवरऑल देखोगे सभी में जीन है, और इसको छोड़ दो जीन साइलेंसिंग को तो बाकी तुम्हें एक जैसे दिखेंगे, लेकिन समझो इस चीज को, इसमें बेसिक बेसिक लेवल के चेंजेस हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इतना इजी नहीं है, आपका एकदम क्लियर अप्रोच होना चाहिए। आप जैसे सपोज तुम सेंट्रल डोगमा देख रहे हो, सेंट्रल डोगमा में मैंने बोला है कि जीन मैनिपुलेशन या जीन रेगुलेशन आप अलग अलग जगह पे कर सकते हो। ठीक है, आप ट्रांसक्रिप्शन में कर लो, आप ट्रांसलेशन में कर लो, आप पोस्ट ट्रांसलेशन में कर लो। तो ओवरऑल जो होगा इसी मैकेनिज्म में होगा कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में या हार्मोन के फॉर्मेशन में या किसी एंजाइम के फॉर्मेशन में कोई आप रोल प्ले कर रहे हो, इंटरप्शन कर रहे हो। अब वो कभी आपका वो जीन इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी वो आप इस जीन को एक्सप्रेशन को रोकोगे। ठीक है, अलग अलग कभी आप किसी मेटाबॉलिक पाथवे को ही डिस्टर्ब कर दो। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? ठीक, तो आपका जो सेंट्रल डॉगमा है, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंट्रल डॉगमा है, उसके पीछे की प्रोसेस को ही आप यूज करके अलग अलग ट्रांसजेनिक क्रॉप एनिमल इसको बना सकते हो। क्लियर है? तो मॉडिफिकेशन जीन लेवल पे है, लेकिन उस जीन का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका भी वो हो सकता है डिजीज कॉजिंग जीन हो, तो उसको आपको सप्रेस करना होगा, उसका एक्सप्रेशन रोकना है। ठीक है, कोई आप उससे अपियरेंस चाहते हो, कोई आप उसके मेटाबॉलिक पाथवे में डिस्टरबेंस चाहते हो। तो अलग अलग स्टेज है, आप उसको एक्ट कहाँ कराते हो। तो सेम वे में जो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है इन दिनों कैटेगरी में, ये फिनोटाइपिक चेंज में। ठीक है, यहाँ एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? ये समझ में आया?
इसको इसी तरीके से नोट डाउन कर लेना। ट्रांसजीन ऑर्गेनिज जब हम बना रहे हैं तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, किस लेवल पे हम चेंजेस करना चाह रहे हैं, उसका एक आपको माइंड में पूरा सेट होना चाहिए। इज इट क्लियर? फास्ट रिप्लाई करो बेटा। आवाज जा रही है ना मेरी? ठीक है, अब हम बैक टू अपने कंटेंट आते हैं। बीटी कॉटन मैंने एक्सप्लेन कर दिया था यहाँ पे तुम्हें। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में भी देखिए हो तुम, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आने वाले हैं। और कभी मैकेनिस्ट से आया तो आप मैकेनिस्ट तक तो पढ़ के जा रहे हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो मैकेनिज्म हो रही है इसमें एक बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, ठीक है, एक क्रॉप इन्वॉल्व है, उस क्रॉप को इन्फेक्ट करने वाला, सॉरी निमेटोडा नहीं है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, कॉटन बॉलवर्म, ठीक है, इंसेक्ट लिख देते हैं, एक इंसेक्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, आपका जो एक्सपेरिमेंट है इन तीन चीजों पे चल रहा है। क्लियर? ठीक है, अभी हम आते हैं उस पर डिटेल में फिर। बीटी कॉटन, some strains of Bacillus thuringiensis produce protein that kill certain insects such as Lepidopterans, ये कैटेगरी होती है, इसमें टोबैको, बडवर्म, आर्मी वर्म, सिलोप्टेरेंस, बिटल्स एंड डिप्टेरेंस आ जाते हैं। तो ये सारे तुम मार्क करके रख लोगे। इसमें क्या आते हैं, एक क्वेश्चन यही बन गया। Bacillus thuringiensis forms protein crystal, यहाँ पे जो जीन इन्वॉल्व है दैट इज क्राइजीन। ठीक है, और क्राइजीन कोई एक सिंगल जीन नहीं है, क्राइजीन एक कैटेगराइज जीन है, मतलब एक ग्रुप जीन है। अलग अलग टाइप के क्रिस्टल प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगी और अलग अलग टाइप के इंसेक्ट को टारगेट करेगी। जैसे इसका इंसेक्ट क्राइजीन अलग होगा, इसको टारगेट करने का क्राइजीन अलग होगा, बिटल्स को टारगेट करने का अलग होगा, फ्लाइज मॉस्किटोज को टारगेट करने का अलग होगा। क्लियर? These crystals contain a toxic insecticidal protein. ये जो क्राइजीन है, जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होते हैं, इनके पास क्या है, एक टॉक्सिन है। टॉक्सिन कैसा है, वो प्रोटीन है, किस पे अटैक करता है, इंसेक्ट्स पे। क्लियर? पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ ड्यूरिंग प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। Crystals contain a toxic insecticidal protein. Why does this toxin not kill the bacillus? ये कल मैंने बता दिया था, क्योंकि बैसिलस में जब तक रहेगा तो उसको अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। पीएच, टेम्परेचर जो भी समझ लो, यहाँ पे पीएच की बात करते हैं। अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है प्रोटॉक्सिन को कन्वर्ट होने के लिए टॉक्सिन में। तो एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन्स एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, ये आपका क्वेश्चन हो गया। बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्टिव मोड ऑफ क्या होगा, न्यूट्रिशन, ठीक है, इंजेक्शन करेगा। द इनएक्टिव टॉक्सिन इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म टॉक्सिन ड्यू टू द अल्कलाइन पीएच। यही ये तीन लाइन आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको इनएक्टिव का नाम पूछ ले, एक्टिव कन्वर्जन पूछ ले, एक्टिव कन्वर्जन के लिए मीडियम पूछ ले, एक्टिव कन्वर्जन कहाँ होगा, बैक्टीरिया में होगा, इंसेक्ट में होगा या क्रॉप में हो जाएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो अब यहाँ से किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे वो आपको आ जाएगा। इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू द अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। गट पता है सबको, गट में तो किसी को डाउट नहीं, विच सोल्युबलाइजेस द क्रिस्टल। क्रिस्टल्स सोल्युबलाइज हो जाएंगे गट में, वो ट्रांसफर किया। इंसेक्ट जैसे फीड करेगा उस प्लांट को, उस प्लांट से इंसेक्ट में गया, इंसेक्ट में अब इंसेक्ट कैसे होते हैं, कैसा न्यूट्रिशन होता है, एसिमिलेशन कैसा होगा उनका, फास्ट होगा, फास्ट रहेगा ना। तो फास्ट उसमें रिएक्शन दिखेगा, उसका क्रिस्टलाइजेशन होगा, वहां पे पोरिफिकेशन हो जाता है, मतलब वो जो उनकी वॉल है ना गट की, उसमें छोटे छोटे पोर बनने लगेंगे, और जैसे ही पोर बनेंगे तो वहां पे एक तरीके का इन्फ्लेमेशन कॉज होगा। क्लियर? सेल अफेक्टेड होने लगेगी उस लेयर की पूरी। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियल सेल। ये क्वेश्चन हो गया। Activated toxin binds to the surface of midgut epithelial cells and create pore.
दैट कॉज सेल स्वेलिंग। वहां सेल जो है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया, उसका इनलार्जमेंट हो रहा है। अब वो इनलार्ज होती जाएगी तो आपको प्रोसेस पता है कि जब सेल इनलार्ज होती रहती है तो अपने एक लिमिट के बाहर जाएगी तो उसकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, दैट इज सेल लाइसिस। तो हर एक वर्ड को समझना है यहाँ। एंड इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ द इंसेक्ट। अब उसके पूरे इंटेस्टाइन में सेल लाइसिस हो रही है। इसको इमेजिन करो कि एक इंसेक्ट के अंदर कुछ क्रैकर्स चले गए और वो ब्लास्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो ब्लास्ट कर रहे हैं, उसका गट पूरा लाइसिस हो रहा है, तो क्या होगा, एट द एंड उसकी डेथ हो जाएगी। सेम वे में यहाँ पे एक प्रोटीन इंसर्ट किया, उस प्रोटीन ने क्या किया, प्यूरिफिकेशन करने लगा उसके मिडगट के एपिथेलियम लेयर में, गट में भी मिडगट, मिडगट में एपिथेलियल सेल जो लाइनिंग होगी, उस लाइनिंग में क्या हो रहा है, प्यूरिफिकेशन हो रहा है, पोर फॉर्मेशन होने लगे। जैसे जैसे पोर फॉर्म होंगे वहां के सेल्स, वहां की लेयर सब डैमेज होगी। ऑब्वियसली पोर बन रहा है, किसी चीज में आप पोर बनाती है तो वो क्या किया आपने, वहां सेल डैमेज हो रहा है, तो उससे आसपास रिलेटेड जो सेल होंगी उन सब में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, सेल स्वेलिंग होगी। सेल स्वेलिंग हुई तो कुछ तो पोर बन गए, कुछ सेल लाइसिस हो गई, तो पूरा ओवरऑल उसका क्या हो रहा है, मिडगट पूरा रप्चर होने लगा। अब किसी का मिडगट रप्चर हो जाएगा तो वो क्या जिंदा रहेगा, और वो भी इंसेक्ट, कोई आईसीयू में तो जाएगा नहीं वो अभी, ठीक है। Specific Bt toxin genes were isolated from the Bacillus thuringiensis and incorporated into the several crop plants। तो आपको ये several crop plant के नाम मैंने बोले थे, याद रखने हैं। क्लियर बेटा? इसमें बीटी उसका बीटी ब्रिंजल का नाम ऐड करने को बोला था, यहाँ पे आ गया था अपना, ठीक है। बीटी कॉटन, यहाँ पे एग्जांपल्स आए थे, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, और ब्रिंजल आपको ऐड करने को बोला था, वो आप ऐड कर लेना। and incorporated into the several crop plants such as cotton। अब आपको यहाँ पे याद रखना है बेटा, ये क्राइजीन ग्रुप है, एक जीन नहीं है। जैसे हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं ना जीन, अभी तुम लोग जीन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं समझ, अभी तुम्हारे नजर में जीन क्या है, एक सीक्वेंस है, तो उतने पे ही रहो, ठीक है। इन सीक्वेंस का अलग एक नेम होता है, जैसे ये क्रिस्टल प्रोटीन फॉर्म कर रहा है, क्राइजीन हो गया। जैसे मेरे मेरे थीसिस का एक इंपॉर्टेंट जीन था LMNA जीन, ठीक है, तो वो लैमिन प्रोटीन को बना रहा है, तो LMNA जीन था वो। LMN जीन ए टाइप, बी टाइप, A B C ऐसे अलग अलग टर्मिनोलॉजी दी जाती है जीन को अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन देयर सीक्वेंस, ठीक है। एक जीन जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसका नाम। तो क्राइजीन क्या है, क्राइजीन आपका बहुत वेरिएंस है, ठीक है, वैरायटी ऑफ जीन्स इसमें प्रेजेंट है जो कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ प्रोटीन कर रहे हैं, टॉक्सिक का क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, सिंपल आपको इतना ध्यान में रखना है। और ये क्राइजीन स्पेसिफिक होंगे अलग अलग तरीके के क्रिस्टल प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए, और किस में वो किस इंसेक्ट में वो क्या एक्ट कर रहा है, इसके लिए आपके जो ये दो एग्जाम्पल दिए हैं ये रिपीटेडली हर 2-3 साल में रिपीट होते हैं। तो ये अब नेक्स्ट ईयर का बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है, दोनों में से एक आता ही आता है। The choice of genes depends upon the crop and the targeted pest, as most Bt toxin are insect group specific। स्पेसिफिसिटी होगी यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आपने कॉटन बॉल वर्म का क्राइजीन डाल दिया, कॉटन कॉर्न बोरर दिया, यहाँ पे मेज प्लांट का आप कॉटन में नहीं डाल सकते हो, ठीक है, वो स्पेसिफिक है। क्लियर है स्पेसिफिसिटी वाला फंडा। अब यहाँ पे आपके से क्राइजीन से रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यू डिराइव करके पूछता है कि नंबर ऑफ क्राइजीन, इज इट कॉमन, इज इट डिफरेंट, तो इस तरीके के फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, फाइंड द रॉन्ग ऑप्शन, तो इसमें आपको ये इंफॉर्मेशन हो सकती है कि वहां पे दी हो। तो आपको ये एकदम समझना है कि क्राइजीन एक ग्रुप ऑफ जीन्स है, डिफरेंट टाइप के क्राइजीन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मिंग प्रोटॉक्सिन, उसके लेबल होंगे, उसके अलग अलग टाइप्स होंगे, ठीक है, और वो स्पेसिफिक होंगे। क्लियर है? द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप, और इसके लिए आपको क्रॉप का पता होना चाहिए एंड देयर टारगेट पेस्ट। क्लियर? एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, इंसेक्टिसाइड बना रहे हैं मेनली हम लोग। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन cry1ac named cry। Clear? There are a number of them. For example, the proteins encoded by the genes cry1ac
एंड क्राई टू एबी। ये जो मेरे नोटिफिकेशन आ रहा है ये तुम लोग को भी दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? जैसे अभी मैं क्लोज कर रही हूँ स्टडी IQ ये सब आ रहा है, ये सिस्टर का लैपटॉप है ना। ये दिख रहा है क्या तुम लोग को भी नोटिफिकेशन? डिस्टरबेंस हो रहा है क्या उससे? नहीं दिख रहा है ना कुछ, सिर्फ अपना कंटेंट दिख रहा है ना? ओके गुड। देयर आर a number of them. For example, the proteins encoded by the genes Cry1AC and Cry2AB control the cotton bollworm. That of Cry1AB controls corn borer. अब दो तरीके के आपके पास क्या हो गए, इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट के नेम है, आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना, दीज आर इंसेक्ट ऐसे करके, ठीक है। और एक छोटा सा इसके लिए टेबल बना लेना, कशिश बेटा बना लेना टेबल, ठीक है। जीन का नाम, रुक जाओ हम आते थोड़ा ब्लैक स्क्रीन पे, जीन नेम लिख लेना, ठीक, और इंसेक्ट नेम और टारगेटेड प्लांट, ठीक है। होस्ट या टारगेटेड प्लांट कुछ लिख लेना। तो यहाँ पे जीन का नाम, यहाँ पे किस इंसेक्ट पे वो वर्क करेगा, किस इंसेक्ट में ट्रांसफर करना है उसको, और वो इंसेक्ट किस प्लांट को टारगेट करता है। तो आपको ये जीन कहाँ इंट्रोड्यूस करना है, ये इस प्लांट में इंट्रोड्यूस होगा। मैकेनिज्म समझ लो जरा, जो भी हम ट्रांसजीन है इसको आइसोलेट कर रहे हैं, तो इसको एक प्लांट के किस स्टेज, अच्छा थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, प्लांट के किस स्टेज में, ग्रोइंग का जो स्टेज है उस कहाँ पे इसको ऐड कर दें कि ये सारे प्लांट में चला जाए। फर्टिलाइजेशन के बाद, गैमिट में, जाइगोट में, या रेडिकल में, या प्लूम्यूल में, कुछ सोच के बताओ तो जरा, कहाँ ऐड कर दें इस ट्रांसजीन को? इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा ना बेटा, तो उस प्लांट के किस स्टेज में ऐड करे कि ये पूरे प्लांट के हर सेल में ग्रो करे। ग्रो करे मतलब हर सेल का पार्ट बन जाए। यीशु पानी लिया तो बेटू, बाबू पानी ले आना। बताओ बेटा फास्ट तो। इन सीड स्टेज, जाइगोट, और बताओ। एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म, सोचो सोचो, थोड़ा सोच के बताओ। है ही नहीं वैसे सही आंसर, लेकिन सभी चीज तो आ गया, कोई गैमेट लिख दिया, कोई एम्ब्रियो लिखा, कोई एंडोस्पर्म लिख दिया। एंडोस्पर्म कैसे बेटा, एंडोस्पर्म आगे कहाँ तक जा रहा है, जरा सोचो कहाँ तक जा रहा है। जाइगोट, सीड, गैमेट, एम्ब्रियो, और एंडोस्पर्मिक सीड नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे बेटा? जस्ट हम पहले तो इसमें से एक एक आउट करते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड नहीं होगा तो क्या करते हैं? थिंकिंग थिंकिंग लाओ अपने अंदर। मैं नहीं बोल रही एंडोस्पर्म, मैं पूछ रही हूँ क्यों एंडोस्पर्म, क्यों जाइगोट। जैसे मेरे पास यहाँ कितने आंसर आ गए, जाइगोट, गैमेट, सीड, एंडोस्पर्म। जरा सभी बता दो, अपने अपने आंसर को जस्टिफाई करो, क्यों आ रहा है ध्यान में। जाइगोट क्यों आया, एंडोस्पर्म क्यों आया, एम्ब्रियो क्यों आ रहा है, और क्या है गैमेट। गैमेट के लिए बेटा कहाँ पे गैमेट को देखोगी कैसे गैमेट, चलो अपने अपने आंसर को जस्टिफाई करना। राइट आंसर इज जाइगोट। जाइगोट हमारा वो सिंगल सेल है जिसको हम जो भी यहाँ पे चाहे इंसर्ट कर दें, और इसके बाद ये जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेगा, जितनी सेल बनेगी, माइटोटिक डिवीजन होगा, सबका वो पार्ट हो जाएगा। एंडोस्पर्म के केस में भी चांसेस, एम्ब्रियो के केस में आपका मल्टी सेल्ड स्टेज हो जाएगा। आप कहाँ पे उसको इंसर्ट करोगे श्रद्धेश बेटा, मल्टी सेल्ड स्टेज हो जाएगा ना। तो मल्टी सेल स्टेज में प्रॉब्लम आएगी आपको, किस सेल में इंसर्ट करोगे। जाइगोट इज सिंगल सेल स्टेज, कोई डाउट है किसी को मेरे क्लास में? विच कैन, मैथिली, जाइगोट करेक्ट। कौशिक तुम्हारा तो करेक्ट है, जाइगोट।
करेक्ट है, प्लेरोपोटेंसी। तो आपको पता है कि सिंगल सेल में ऐड करना ज्यादा इजी है, ठीक है। सिंगल सेल में हम ऐड किए, वही सेल पूरा आगे जाके एम्ब्रियो बना ले या पूरा आगे जाके पूरा प्लांट तक बन जाए, उसी एक सिंगल सेल के कंटेंट डिवाइड करेंगे माइटोटिकली, तो हम टारगेट किसको कर सकते हैं, जाइगोट को, ठीक। तो जाइगोट में ये ट्रांसजीन आइसोले इंसर्ट कर दिया गया, और उसके बाद हम उसके हर एक सेल जो भी बन रहा है वो आगे अब जाके एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, प्लिम्यूल, रेडिकल कुछ भी फॉर्म कर जाए, पूरा शूट सिस्टम, रूट सिस्टम, उसकी हर एक सेल में वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है वो पहुंच जाएगा। क्लियर? यहाँ पे क्या मैं बता रही थी, हाँ, टेबल बनाने को कि जीन नेम, इंसेक्ट नेम और टारगेट ऑफ प्लांट। और बेटा मैं ये बता दे रही हूँ, ये बहुत अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, ये जीन के नेम, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जितना जीन नेम यहाँ पे मेंशन है बस उसको ही ध्यान दो, तो आप उसका नोट्स बना लोगे। जैसे ये यहाँ पे आपको दिया है क्राई 1 AC, ठीक है, आप ऐसे लिख लो, क्राई 1 और क्राई 2 दोनों ही तुम्हारे कॉटन बॉलवर्म में पाए जाते हैं, क्राई 1 एंड क्राई 2, और दोनों में कॉमन क्या है, ए। लेकिन ए कौन सा है, ए के साथ सी भी है, ए के साथ बी भी है, ये तुम्हारे हो जाएंगे दोनों कॉटन बॉलवर्म के लिए। एंड क्राई 1 AB इज फॉर द कॉर्न बोरर, मेज प्लांट के लिए जो यूज होता है, उसमें क्या यूज हो गया, उसमें क्राइजीन कौन सा इंसर्ट किया जाएगा, क्राई 1 AB, ठीक है। तो क्राई 1 AB तुम्हारा कॉटन बॉलवर्म में नहीं है, बस इतना ध्यान रखो, क्राई 1 क्राई 2 दोनों ही टाइप के, क्राई 1 और क्राई 2 दोनों ही प्रेजेंट है, दोनों इंसर्ट किए जा सकते हैं कॉटन बॉलवर्म में, लेकिन AC और AB, ठीक है। और क्राई 1 AB देखो ऊपर नहीं है, ठीक है, कॉटन बॉलवर्म के लिए क्राई 1 AB नहीं है, क्राई 1 AC है एंड क्राई 2 AB है। तो क्राई 1 AB फॉर कॉर्न बोरर, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये बेटा, जिस तरीके से भी ध्यान में रख लो इसको, ठीक। नाउ यहाँ तक तो हो गया शायद एनसीईआरटी के पॉइंट ओवर। अब हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं। ट्रांसजेनिक कॉटन, बीटी कॉटन प्लांट्स, द इंसर्शन ऑफ द बीटी जीन, कौन सा जीन हो गया ये बेटा, क्राइजीन, into the cotton plant has reduced the needs to use pesticide to kill these caterpillars, which is better for the environment and reduces the development of the pesticides resistance in the caterpillar। अब देखो जब पेस्टिसाइड हम लोग यूज करते हैं ना, तो जो हमारे वेलफेयर के लिए जो, अच्छा बताओ, व्हाट इज द मोड ऑफ पॉलिनेशन नोन एज, इंसेक्ट पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, which is better for the environment and reduces the development of pesticide resistance in the caterpillar. The gene is called BT because it was originally taken from the soil bacterium. सॉयल बैक्टीरिया है ये, बैसिलस थिरेंजेसिस नाम है, रॉड शेप होगा, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, कैसे आइसोलेट हुआ, क्या हुआ, वो भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने क्वेश्चन पूछा इंसेक्ट पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, मोड ऑफ एक्शन ऑफ बीटी कॉटन आफ्टर ईटन बाय, ये तो टोबैको का एग्जांपल दिया है, जस्ट हम मैकेनिज्म को देख लेते हैं। कॉटन सेल्स प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन कन्वर्ट पोर फॉर्मेशन गट सेल रप्चर डेथ, promoter of BT gene turns on production of protoxin in plant tissue, insect eats plant tissue, gut enzymes of insect activate BT toxin, ठीक है। प्लांट में वो क्या सिंथेसाइज कर रहा है, प्रोटॉक्सिन, वो प्रोटॉक्सिन और वो कंटेंट जैसे ही वो फीड के फॉर्म में चला जाएगा, अब उसने फीड किया, अगर किसी लीफ पे फीड किया या किसी भी चीज पे, जैसे सपोज ये तुम्हारा दिख रहा है, वर्म दिख रहा है, इसने इस कॉटन के किसी लीफ वगैरह पे फीड किया, उसके अंदर क्या है, बीटीजीन है, क्राइजीन प्रेजेंट है, ठीक। कौन सा क्राइजीन होगा, क्राई 2 AB एंड क्राई 2 AC, क्लियर, वो प्रेजेंट है, वो उसके अंदर गया, यहाँ पे जब तक उसकी मैकेनिज्म हो रही होगी, वो जीन अपने को एक्सप्रेस कर रहा होगा, तो वो प्रोटॉक्सिन बना रहा होगा, उस प्लांट के अंदर प्रोटॉक्सिन बना रहा होगा, और जैसे उसको इनगल्फ किया, इंजेस्ट किया इसने,
इस इंसेक्ट ने यहाँ पे बीटी टॉक्सिन के क्रिस्टल प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में फॉर्म हो रहे हैं, सॉल्युबलाइज हो रहे हैं, क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। अब ये प्रोटॉक्सिन तुम्हारा कन्वर्ट हो गया टॉक्सिन में। क्यों? क्योंकि इसको एल्कलाइन पीएच मिला। और जैसे ये टॉक्सिन में कन्वर्ट होगा, ये इसकी एपिथेलियम लेयर को पोरस करने लगेगा, यहाँ पे परफोरेशन करेगा, सेल लाइसिस होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, सारी मैकेनिज्म होगी, और एट द रिजल्ट इसकी मिडगट पूरा डैमेज हो जाएगी और इसकी डेथ हो जाएगी। अब इससे आपका फायदा क्या हुआ? आपने सिर्फ उस इंसेक्ट को टारगेट किया जिसने हार्म पहुंचाना था, जिसने हार्म करना था इस कॉटन बॉल की खेती पे, जिसको पूरा अफेक्ट करने वाला था। ठीक, आपका इको फ्रेंडली जो इंसेक्ट है उन पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक, आपको पेस्टिसाइड केमिकल नहीं यूज करना पड़ा, उस पेस्टिसाइड के साइड इफेक्ट आपकी प्लांट क्रॉप पे नहीं पड़े। तो ये सारे क्या हो गए? आपके बेनिफिट हो गए। आपने एग्जैक्ट टारगेट किया। जैसे अर्जुन जब तीर चलाए तो उनको मछली की आंख दिखी, ठीक है, उसी तरीके से आपने क्या किया? सिर्फ एक जीन लिया है और अपना टारगेट इस इंसेक्ट को कर दिया। समझ में आई मैकेनिज्म? क्या क्या लिख दिया तुम लोग? इतना सारा क्या लिखे जा रहे हो? जाइगोन एंटोमोफिली, हाँ एंटोमोफिली करेक्ट। अच्छा मैंने क्वेश्चन पूछा, करेक्ट है। ये मैकेनिज्म समझ में आई? और इस इमेज को ड्रॉ मत करने लगना, स्पेशली कशिश, ठीक है? बस आपको पाथवे बताना है, पाथवे समझ के रखना है। ये सब मत बनाने लगना, बनाना टाइम जाएगा। जस्ट आपको इंफॉर्मेशन, ये फ्लो चार्ट वाला बना सकते हो, ये बना लेना आप। इंसेक्ट eats plant tissue, gut enzymes of insect activated bt toxin, toxin bind to membrane of gut cell, perforated gut cell एंड गट पैरालाइज्ड। हाँ, एक वर्ड ये भी नोट कर लेना। एज ए रिजल्टेंट आपका वो क्या होता है? इंसेक्ट पैरालाइज्ड कर जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ पे? अब आपके एनसीईआरटी में इमेज दिख रहा है, ये इन्फेक्टेड दिख रहा है, ये पूरा ग्रो कर चुका है। ये इमेज देख लो, पूरी की पूरी खेती होती हुई दिख रही है, ठीक है? तो कॉटन प्रोड्यूसिंग में वैसे ही ये। अच्छा, एक वर्ड और नोट कर लेना, इट इज अ टाइप ऑफ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप वर्ड यूज कर लेना बेटा। वो क्रॉप जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो हमारी इकोनॉमी में हेल्प करते हैं, दैट इज कैश क्रॉप। नोट कर लेना इसको। देखो यहाँ ये अजत भी पढ़ रहा है, कैश क्रॉप याद हो गया उसको। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। ठीक, इसमें देखिए क्या लिखा है? इंजेक्शन, स्पोर, प्रोटीन क्रिस्टल फॉर्मेशन। अच्छा, ये सिंबल दिया है कि क्या यहाँ पे इंजेक्शन एंड प्रोटीन क्रिस्टल, स्पोर। अच्छा, स्पोर उसके कॉपीज बनने हैं तो स्पोरुलेशन होगा। यहाँ पे एक प्रोसेस और आपको ध्यान में रखना है कि स्पोरुलेशन होगा यहाँ, ठीक है? स्पोर फॉर्म होंगे, डिसोल्यूशन ऑफ प्रोटीन क्रिस्टल एंड देन एक्टिवेशन, perforation mechanism, vacuolation of the cytoplasm, cell disruption, बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर। अब ये सारी तो आपको मैकेनिज्म पता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो भी मैकेनिज्म होगी उसके सेल पे, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो बाइंड करेगा, ठीक है? इसका एक पॉइंट ये ध्यान में रखना, डेल्टा टॉक्सिन। डेल्टा टॉक्सिन पूछा गया है। डेल्टा टॉक्सिन के फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है इंटरमीडिएट, देन वो टॉक्सिन में कन्वर्ट होता है। ठीक, अब आ जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पे। बैसिलस थुरिंजिसिस और बीटी इज अ ग्राम पॉजिटिव सॉइल ड्वेलिंग, सॉइल में प्रेजेंट होने वाला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। कॉमनली यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड। बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड मींस क्या हुआ? ये बैक्टीरिया एज अ पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। क्लियर? ड्यूरिंग स्पोरुलेशन, बैक्टीरिया है वो क्या करता है? स्पोरुलेशन कर रहा है। मेनी बीटी स्टेन प्रोड्यूस क्रिस्टल प्रोटीन, proteinaceous inclusions called delta endotoxins that have insecticidal action। समझ में आया? ये पॉइंट आपका मोड ऑफ एक्शन के लिए जरूरी है। Bacillus thuringiensis was discovered by Schwitter and Ernst Berliner। Bacillus thuringiensis is closely related to Bacillus cereus, a soil bacterium, and Bacillus anthracis जो anthrax disease करता है एनिमल में। The cause of anthrax,
The three organisms differ mainly in their plasmid. अब आपको अब तक किसी ने मेरे से ये पूछा नहीं ये जीन क्राइजीन प्रेजेंट कहाँ है, उसके क्रोमोसोम में प्रेजेंट है या प्लाज्मिड में प्रेजेंट है। कुछ चीजें मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ना कि अब तुम लोगों में आ जाना चाहिए मेरे से एक कदम आगे चलने वाली बात, वो चीजें तुम लोग क्रिएटिव माइंड से सोच नहीं पा रहे बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए सामने से, मैडम पढ़ाई जा रही है, मैम मैम सारा मैकेनिज्म ओपन करके रख रही है, हमें ओपन हो जाएगा तो समझ में आएगा, बट खुद क्यूरियोसिटी नहीं आ रही है, ठीक। तो ये जीन कहाँ प्रेजेंट है, अब बैक्टीरिया के पास दो ऑप्शन है, या तो उसके क्रोमोसोमल डीएनए में प्रेजेंट हो या तो उसके प्लाज्मिड डीएनए में प्रेजेंट हो। कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये, प्लाज्मिड डीएनए में, ठीक है। प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट होगा, इनएक्टिव फॉर्म में कोड करेगा, जब तक वहां बैसिलस के अंदर कोड हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, रिजल्टेंट प्रोटीन जो भी बन रहा है वो इनएक्टिव रहेगा, इसलिए ये बैसिलस के लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक। अब क्योंकि ये प्लास्टिड प्लाज्मिड में प्रेजेंट है इसलिए हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है। कॉमन से ही फंडा हो सकता है पहले ही दिमाग में आ ही रहा हो कि प्लाज्मिड की ही यहाँ पे बात आ रही है, बट फिर भी आना चाहिए, क्वेरी रहनी चाहिए हमेशा माइंड में। तो ये जो बैसिलस के स्पीसीज हैं इनमें डिफरेंस क्या हुआ, इनके प्लाज्मिड में प्रेजेंट डिफरेंट जीन, और उसी तरीके से वहां पे और क्या डिफरेंस हो गया, डिफरेंट टाइप के क्राइप जीन्स, क्लियर। लाइक अदर मेंबर ऑफ द जीनस ऑल थ्री आर एरोब, एरोब मीन्स क्या हुआ, एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, एयर जो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंडोस्पोर, ये इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन करके रखोगे, स्पोरुलेशन, एंडोस्पोर, बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड, ग्राम पॉजिटिव हैं, सॉइल बैक्टीरिया हैं, क्रिस्टल प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, डेल्टा एंडोटॉक्सिन बनाते हैं और वो फिर कन्वर्ट हो जाता है टॉक्सिन में। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो इजी वाले आ जाएंगे उधर से, क्राई 1 क्राई 2 ए बी सी, लेकिन अगर आपको टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो ये वाली इंफॉर्मेशन आ जाएगी। नाउ क्या जो इनका स्पोरुलेशन वाला टेक्निक है वो हम पहले भी यूज करते थे जब तक जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं आई थी, मतलब हमें ये तो आइडिया हो गया था कि इस तरीके के बैक्टीरिया के अंदर कुछ है जो इस चीज को कंट्रोल कर सकता है, तो पैकेट्स में स्पोर आते थे, ठीक। वो स्पोर को आप पूरा क्रॉप पे कर दो डिस्ट्रीब्यूट तो भी वो वर्क करता है। अभी जीन के अंदर चला गया तो करेगा ही करेगा, स्पोर अगर स्प्रे कर दो तो वो स्पोर ग्रो करेंगे, वहां बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो भी वो वर्क करेगा, ठीक है। और उस केस में क्या होगा, आपका जब इंसेक्ट अटैक करेगा तो वो स्पोर को इंजेस्ट करेगा, इंजेक्शन ऑफ स्पोर हो जाएगा, तो भी मैकेनिज्म वहां पे चलेगी, बैक्टीरियल के लिए इन्वायरमेंट होगा, उसके अंदर वो बैक्टीरिया ग्रो करेगा और उसके अंदर उसको मीडियम अलग मिलेगा तो वो वहां पे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जाखरयान साइंटिस्ट है, फर्स्ट रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड्स इन बी Bacillus thuringiensis and suggested involvement of the plasmid in crystal formation. They also described the presence of large plasmid in the cry plus variant of Bacillus thuringiensis. तो नॉर्मल से प्लाज्मिड की साइज क्या है, बड़ी है, ठीक है। जस्ट एक बार पढ़ लोगे इन्फॉर्मेशन। Spores and crystalline insecticidal proteins produced by Bacillus thuringiensis have been used to control insect pests since 1920s, और इस एरा में 1970s का एरा है बायोटेक्नोलॉजी वाला, इस एरा में जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं थी लेकिन फिर भी हम एंशिएंट मेथड में भी इसको यूज कर रहे थे Bacillus thuringiensis को। लास्ट 1 मिनट है, रिज्वाइन करना 2 मिनट का ब्रेक लेके। दे आर नाउ यूज्ड एज specific insecticide under trade names such as dipel and thuricide, ये नाम भी याद रखोगे। Because of their specificity, these pesticides are regarded as environmental friendly with little or no effect on human, wildlife, pollinators and most other beneficial insect। ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई, जैसे आपने कुछ प्रोड्यूस किया तो उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है उसमें ये आ जाएगा। The Belgian company Plant Genetic System was the first company, देखो 1985 में हुआ, to develop genetically engineered tobacco plant with insect tolerance by expressing crygenes from Bacillus thuringiensis, Bacillus thuringiensis cerever israelensis, a strain of Bacillus, ठीक है।